दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है ठाकुर दत्त जोशी जी की बुक कुमाऊं के खौफनाक आदमखोर। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है, अगली कहानी कंटिन्यू करते हैं। हमारी अगली कहानी है राती घाट का आदमखोर गुलदार। बेताल घाट नैनीताल के उत्तर में है। इस क्षेत्र के ग्रामवासी बड़ा ही कठोर परिश्रम करके अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ के मुख्य गांव हैं बजेड़ भपुर, गजौली, सिरटीना, बारगल, सटौक, लाशा, ककुल्टर, ओडियारी और जांस। खैरना, नैनीताल, बेताल घाट, गर्म पानी और राती घाट इलाकों से इन गांवों का संपर्क है। लेकिन यहाँ पर यातायात की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ का रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, जंगल बहुत ज्यादा घना है। कहीं पर तो पानी उपलब्ध है, कहीं पर नहीं है। स्कूल के लिए बच्चे बहुत दूर दूर तक पैदल चलकर पढ़ने के लिए जाते हैं। जंगलों में गुलदार, रीछ, जंगली सुअर, लंगूर, बंदर, अजगर, कोबरा, घोराल, काकड़ और फिर सांबर डियर, इस तरह के जानवर रहते हैं। और ये जो गांव वाले हैं, इनका मुख्य व्यवसाय खेती, पशुपालन, दूध और दही का व्यापार है। ये लोग जंगल जाके लकड़ियां बीन के लाते हैं और पशुओं के लिए चारा भी लेके आते हैं। लेकिन अब लोगों ने खेती करनी कम कर दी है और इसलिए उनका जंगल में जाना भी कम हो गया है। जंगलों में शेर और गुलदारों की यानी कि टाइगर और लेपर्ड की तादाद भी बढ़ती ही जा रही है। अब जो हर्बीवोरस जानवर हैं जो कि जंगल में रहते हैं, उनमें कमी आ रही है क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं छिप के उसका शिकार कर लेता है। इसलिए जो मांसाहारी जीव हैं वो अपने पेट पालन के लिए गांव की तरफ आ रहे हैं, पालतू मवेशियों को मारने की तरफ आ रहे हैं। खैरना, गर्म पानी और राती घाट क्षेत्र में कई बार आदमखोरों का आतंक हुआ है और इस क्षेत्र में बार बार गुलदार यानी कि लेपर्ड का आतंक सबसे बड़ी दहशत है गांव के लोगों के लिए। मुझे आदमखोर गुलदार का शिकार करने के लिए राती घाट तैनात किया गया था नैनीताल के ऑफिस से। नैनीताल वन प्रभाग के नैना रेंज के बुढ़ला कोट और बीट खैरना तहसील के कई गांवों में गुलदारों का आतंक रहा है। गुलदार का आतंक नैनीताल, बेताल घाट, खैरना, विनायक के मध्य में रहा। अक्टूबर 2003 से नैना रेंज के वन प्रभाग में गुलदार लगातार हमले कर रहा था, यानी कि हर 15 दिन में एक हमला इंसानों पर। 9 अक्टूबर 2003 की बात है। रात में मनोज, जो कि पुत्र था पनीराम का, मात्र 6 वर्ष उम्र थी मनोज की, गुलदार ने रात में उसे हमला किया और अपना शिकार बना लिया। मनोज रात में अपने चाचा जी के घर से टीवी पर प्रोग्राम देख के लौट रहा था। रात क्या थी, मात्र 7 ही बजे थे। अभी मनोज घर से केवल 100 मीटर की दूरी पर था। घर के पास आने पर धान के खेत में छिपा हुआ गुलदार झपट उठा मनोज के ऊपर। मनोज जोर से चिल्लाया, हाय, गुलदार ने मुझे खा लिया। मां अंदर चूल्हे पे खाना बना रही थी, उसने आवाज सुनी और उसका बड़ा भाई बाहर मक्का यानी कि भुट्टा भून रहा था। मां रसोई से तेजी के साथ दौड़ती हुई अपने पति के पास आई, बोली, धान के खेत की तरफ से आवाज आई है। और यह आवाज पक्का मनोज की थी। वो कह रहा था, मुझे बाघ ने खा लिया। बाप, मां और भाई ने धान के खेत की तरफ दौड़ लगाई। हल्की चांदनी रात थी, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। धान के खेतों के अंदर गुलदार मनोज को घसीट के ले जा रहा था। उस समय खेतों में धान पके हुए थे। अब क्योंकि माँ बाप भाई शोर करते हुए चल रहे थे, इसलिए गुलदार और आगे बढ़ता जा रहा था अपने शिकार यानी मनोज को लेकर। मनोज अभी भी जिंदा था और वो माँ माँ कह के पुकार रहा था। गांव वालों ने गुलदार का बहुत पीछा किया, लेकिन गुलदार ने अपना शिकार छोड़ा नहीं। वो धान के खेतों को क्रॉस करके लैंटाना की झाड़ियों के पीछे अपने शिकार को लेके गया। ग्राम खटौक में एक बंदूकधारी थे जिनका कि नाम था जगत राम। उनके पास एक नाल वाली 12 बोर की बंदूक थी।
वो अपनी बंदूक लाए घर से और छर्रों की पटापट आवाज करते हुए गुलदार का पीछा करने लगे। जब गांव से बाहर के जंगल में गुलदार मनोज को खींच के ले गया था, उस समय मनोज की लाश को छुड़वाना करीब करीब असंभव हो गया था। दूसरे दिन वन विभाग और फ्लाइंग स्क्वाड वालों को इस बारे में सूचना दी गई। ये लोग फौरन वहां पर अपनी बंदूकों के साथ आए और तहसील का स्टाफ भी आया। पालीवाल जी थे फॉरेस्ट गार्ड, मोहन चंद्र बुडलाकोटी थे रेंजर। ये सारे लोग ग्राम खटोवा में। फिर इन लोगों ने योजना बनाई कि कैसे ढूंढी जाए मनोज की लाश। बंदूक वालों के साथ और भी कई आदमियों की टोली बनाई गई। सभी लोग आबादी के बाहर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर खेतों को लांग के गुलदार घुस गया था, लैंटाना की झाड़ियों में। राती घाट और गर्म पानी के बीच सड़क किनारे एक मंदिर बना है। वहां से खटो गांव का वो हिस्सा दिखता है जहां पर वो गुलदार मनोज को लेकर आया था। उसी दरमियान रात को लंगूर भी बोल रहे थे, यानी कि कर रहे थे अलार्म कॉल। लोगों ने कहा कि गुलदार इस चट्टान के पास में जो मालधन की बेल है उसके नीचे होगा। लेकिन वहां तक जाया कैसे जाए? उधर लाश ढूंढने की जल्दी हो रही थी लोगों को। टोलियां शोर शराबा करते हुए आगे बढ़ रही थी। आगे लैंटाना के पत्ते गिरे हुए मिले और ये पत्ते अभी ताजे ही थे। भवानी राम थे जिनके की हाथ में थी दराती। उन्होंने दराती से उस झाड़ी को साफ किया और जब आगे देखा, इधर दुनाली बंदूक वाले ने अपनी बंदूक का निशाना भी लगाया हुआ था और भवानी राम आगे देख रहे थे। तभी उसे मनोज की एक चप्पल दिख गई। लोग झाड़ी साफ करते करते और आगे बढ़े तो मनोज के खून से लथपथ कपड़े भी मिल गए, लेकिन लाश नहीं मिली। भवानी राम बहुत ही साहसी व्यक्ति था। उसका गुलदार से कई बार आमना सामना हो चुका था, क्योंकि भवानी राम बकरी पालता था और बकरियों को चराने के लिए वो जंगल जाता था और कई बार उसका आमना सामना जंगल में हो जाता था, क्योंकि जंगल तो गुलदार यानी कि लेपर्ड का घर था। भवानी राम की बकरियां भी वहीं चरा करती थी जहां पर ये एक बड़ी सी चट्टान थी और उस चट्टान में मालधन की बेल अटकी हुई थी। लोगों की भीड़ देखी तो गुलदार लाश को छोड़ के गरजता हुआ वहां से चला गया। लाश तो नहीं मिली पूरी, लेकिन कुछ टुकड़े मिले। खोपड़ी के बाल गुलदार ने अपनी जीभ से चाट चाट के साफ कर दिए थे। लाश के टुकड़ों को पटवारी एक कपड़े में बांध के नैनीताल ले गया पोस्टमार्टम करवाने के लिए। रात के समय गुलदार ग्राम खटोक आया और बड़ी बड़ी गर्जना करता रहा। गांव वालों ने बंदूक से हवाई फायर भी किए, कनस्तर आदि भी बजाए। उस समय गुलदार वहां से गरजोली चला गया था। सुबह सुबह 4 बजे गुलदार फिर उस इलाके में आ गया और फिर गरजने लगा। लोगों ने फिर हो हल्ला किया, फिर वो जंगल की तरफ चला गया। तहसीलदार थे पालीवाल जी। उन्होंने गांव में बंदूकधारियों की ड्यूटी लगाई और वन विभाग के जो फ्लाइंग स्क्वाड वाले थे, जिनके पास 315 राइफल थी, उनकी ड्यूटी लगाई खटोक गांव में। इंटर कॉलेज राती घाट से एक बच्चा सतीश अपने घर की तरफ आ रहा था। उसको गुलदार ने पकड़ लिया। पीछे से आ रहे थे कपुल्टा के 4 बच्चे जो कि इंटर कॉलेज में पढ़ते थे। आज उनको लौटते समय थोड़ी देरी हो गई थी। वो काफी तेज तेज चल के आ रहे थे। उधर गुलदार सतीश को अपने पंजों में जकड़ के घसीट के ले जा रहा था। उनमें से एक लड़का जिसका कि नाम था बालक राम, उसने हल्ला कर दिया कि सतीश को गुलदार घसीट के ले जा रहा है। उन बालकों के साथ में एक कुत्ता भी आ रहा था। वो कुत्ता गुलदार के पीछे दौड़ा तो गुलदार ने उस बच्चे सतीश को छोड़ दिया। अब वो गुलदार था उस कुत्ते को पकड़ने के प्रयास में, लेकिन तब तक वो 4 बच्चे आ गए थे। तब जाके सतीश और उस कुत्ते की जान बची। इसी दौरान राती घाट के इंटर कॉलेज से अपने घर वापस आते वक्त एक और बच्चे को गुलदार ने घायल कर दिया था। इन घायलों को वन विभाग के द्वारा 1,000 रुपए सहायता राशि के रूप में दिया गया था। अब गुलदार का आतंक बहुत ज्यादा फैल चुका था। स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या भी बहुत कम हो गई थी। राहगीरों ने भी अकेले चलना बंद कर दिया। कुल मिला के बोले तो क्षेत्र में कर्फ्यू का माहौल हो गया। 25 अक्टूबर 2003 की बात है। दिवाली का दिन था। ग्राम कफुल्टा में
एक छोटा सा मंदिर है। उस ग्राम में जाने माने पूर्व प्रधान श्री हिम्मत सिंह जी रहा करते थे। वो बहुत ही कुशल व्यवहार वाले व्यक्ति थे, लोगों में लोकप्रिय थे और आने जाने वाले लोगों की सेवा बहुत करते थे। उनके करीब श्री पान सिंह का घर है। कफुल्टा में देखा गया है कि लोग अलग अलग तोकों में निवास करते हैं। पान सिंह का घर हिम्मत सिंह के घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर था। दीपावली का तो दिन ही था, लोग दिए जलाने की तैयारी कर रहे थे। पान सिंह की 2 लड़कियां थीं और एक छोटा लड़का था। उनके घर में उनकी 10 वर्ष की साली भी आई हुई थी। उस लड़की का नाम था हीरा। शाम के 6 बजे दोनों लड़कियां, लता जिसकी की उम्र थी 6 वर्ष, हीरा जिसकी की उम्र थी 10 वर्ष, पूजा के लिए फल फूल और मिठाई आदि सामग्री लेने के लिए गए। उनको जाने में कुछ समय लगा था। उस समय मंदिर में हिम्मत सिंह जी के घर के लोग पूजा करने के लिए गए थे। फिर पान सिंह राणा की लड़की लता और साली हीरा भी पूजा करने लगे। उनको भी करीब 15 मिनट का टाइम लगा होगा। उसके बाद भी मंदिर में दूसरे लोग भी आते जाते रहे। वे दोनों अपने घर के लिए चली। हीरा चल रही थी आगे, लता चल रही थी पीछे। वो घर के काफी नजदीक आ चुकी थी। वहीं पर एक मोड़ था। घर से वो मोड़ दिखता नहीं था, लेकिन दूरी कुछ ज्यादा नहीं थी, रही होगी सिर्फ 100 मीटर। रास्ते के ऊपर एक माल्टा का पेड़ था। पेड़ से धम्म की आवाज आई। लड़कियों ने सोचा माल्टे पके हुए हैं, शायद वो गिर रहे। उन्होंने कोई विशेष ध्यान दिया नहीं उस आवाज पे। दीपावली का दिन था, लड़कियां बहुत खुश थीं। वो मंदिर से लौट के घर जा रहे थे कि घर जाएंगे, खील खिलौने और बताशे खाएंगे। तभी अचानक झाड़ी से निकला वो गुलदार। उसने झपट लिया लता को। हीरा जोर से चिल्लाई और घर की तरफ भागी। घर वाले बोले, हीरा, लता कहाँ है? डर के मारे हीरा की आवाज ही बंद हो गई। पान सिंह और उसकी घरवाली दौड़कर उस मोड़ की तरफ गए जिस तरफ इशारा किया था हीरा ने। रास्ते में बताशे, खील और फूल गिरे पड़े हुए थे। वहीं पड़ी हुई थी लता की चप्पल। लता की मां रोने लगी। गांव वाले भी चौंक गए कि आखिर क्या हो गया। अभी तो उन्होंने मंदिर में देखा था लता को। कफुल्टा ग्राम के निवासी लालटेन, चिमनी और चिराग जला के आए। कुछ बंदूकधारी भी आए। सब लोगों को यकीन हो गया था कि लता को गुलदार ही ले गया है। सब लोगों ने निर्णय किया कि लाश को अभी ही छुड़वाया जाएगा। मशाल, गैस, टॉर्च और हाथ में हथियार लेकर सारे लोग गए। समय हो चुका था रात का। बांस, चीड़, बुरांश का जंगल था। लैंटाना की झाड़ियां भी यहां वहां फैली थीं। काफी घना जंगल था। कहीं पर तो निशान मिल रहे थे और कहीं पर नहीं मिल रहे थे। रात के बज चुके थे 11। 1-2 बार वो लेपर्ड गरजा भी था। सारे लोग डर रहे थे। तो हिम्मत सिंह जी ने कहा कि डरो मत, इतने सारे लोगों में गुलदार हमला नहीं करेगा और वैसे गुलदार यहां पर है भी नहीं। और वैसे भी इस समय लता की लाश का मिलना असंभव है। उन्होंने पान सिंह से पूछा, जो कि पिता था लता का, कि क्यों पान सिंह, क्या कहते हो? पान सिंह ने बोला, प्रधान जी मैं क्या बोलूं, आप सारे लोग भी परेशान हो गए और आज त्योहार का भी दिन है। सब लोगों का कहना था कि सुबह आकर लता की लाश को ढूंढा जाए। प्रधान जी के घर से वन विभाग और जिला अधिकारी यानी डीएम नैनीताल को फोन किया जाए और वहां से शिकारी दल आए, तब लाश को ढूंढा जाए। सब लोगों की मिलजुल के यही सलाह रही। तो सारे लोग वहां से लौट आए। कुछ लोग पान सिंह राणा के घर चले गए अपनी संवेदना व्यक्त करने। पान सिंह की घरवाली वहां पर बहुत ज्यादा रो रही थी। सब लोगों ने मिलजुल के उसे समझाने की कोशिश की। सुबह फिर से सारे लोग तैयार हुए लाश को ढूंढने के लिए। प्रधान जी के घर पर राती घाट से फोन आया। वहां से वन विभाग, पट्टी पटवारी और अन्य लोग कफुल्टा आ गए। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए और पान सिंह को सांत्वना दी कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, तुम थोड़ा धैर्य रखो। सारे लोग चल दिए लता की लाश को ढूंढने के लिए। उस स्थान तक पहुंचे जहां कल रात थे और वहीं से वापस लौटे थे। सुबह देखा कि एक लैंटाना की झाड़ी से खून टपक रहा था। लाश के टुकड़े वहीं झाड़ी के अंदर पड़े हुए मिले। सिर के बाल उसे साफ किए हुए थे। लाश के टुकड़े इकट्ठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। शेष हिस्सों को दफनाने के लिए घाट भेज दिया गया।
इस घटना की सूचना रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर महोदय को तत्काल प्रभाव से दी गई और अनुरोध किया गया कि एक अनुभवी शिकारी को तत्काल भेजने का कष्ट करें। उधर राती घाट में जनता ने रोड में जाम लगा दिया। उनकी मांग थी कि इस खूंखार गुलदार को, जो कि आदमखोर बन चुका है, तत्काल मारा जाए और या फिर पकड़ा जाए। 4 घंटे तक जाम खुला नहीं। एसडीएम आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि शिकारी आज ही आने वाला है। उन्होंने 55 शेर और गुलदार मारे हैं और पकड़े हैं। तब जाकर जाम खुला। कुछ लोगों को मेरे अनुभवों के बारे में पता था। उप निदेशक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पांडे जी ने मुझे फौरन आदेश दिया कि तुम तत्काल प्रभाव से पहुंचो। जाते वक्त रेंजर साहब से मिल लेना। मैं अपना पूरा सामान जो कि शिकार के लिए जरूरी होता है, 315 की राइफल, 12 बोर की बंदूक, टॉर्च, सेल, एम्यूनिशन, ये सब लेकर नैनीताल पहुंचा। डीएफओ नैनीताल से मिला। उन्होंने आदेश दिया कि राती घाट जाएं। वहां पर आपको मेरा स्टाफ मिलेगा और वे लोग आपका ही इंतजार कर रहे हैं। मैं राती घाट पहुंचा। वहां पर मुझे मिला स्टाफ और स्टाफ को लेकर मैं पहुंचा कफुल्टा। वो आदमखोर के इलाके का क्षेत्र। वहां पहुंचकर मैं प्रधान हिम्मत सिंह जी के घर पे पहुंचा। उनसे परिचय करके उनको साथ में लेके पान सिंह जी के घर पे पहुंचा। उन्हें व उनकी घरवाली को समझाया कि मौत को आने का तो बहाना चाहिए। वो गुलदार के रूप में आ गई और मौत को कोई रोक नहीं सकता। उस स्थान पर पहुंचे जहां पर मिले लाश के टुकड़े। उस जगह गुलदार ने अपने पंजों से खोदा हुआ था। वहां उसने मल त्याग भी किया था, यानी कि ड्रॉपिंग्स भी की थी। मैंने उसके पद चिन्हों यानी पग मार्क्स की लंबाई नापी। रात में डेरा किया कफुल्टा में। रात उसी स्थान पर आड़ में बैठा रहा। मैं प्रतीक्षा करने लगा कि गुलदार आएगा, लेकिन गुलदार था कि आया ही नहीं। दूसरे दिन फिर मैं उसी स्थान पे गया, लेकिन वो शातिर गुलदार नहीं आया, क्योंकि अगर आता तो उसके पगमार्क तो मिलते। हम लोग जंगल में गश्त करते करते राती घाट पहुंचे। राती घाट में हमें उस गुलदार के पगमार्क मिल गए। यहां पर हमने गुलदार को पकड़ने के लिए एक पिंजरा लगा दिया, लेकिन वो शातिर गुलदार फिर नहीं आया। हम गश्त करते रहे, लगातार करते रहे, लेकिन वो शातिर गुलदार ना तो कहीं देखा, ना तो वहां पर आया और ना ही कहीं देखा गया। कहीं पर भी कोई निशान भी नहीं मिले। इंतजार में ही समय बीतता रहा। कालागढ़ ट्रेनिंग सेंटर से मुझे बुलावा आ गया था। 12 दिसंबर 2003 को मुझे कालागढ़ की ट्रेनिंग क्लास में ट्रेनिंग लेने वालों को पढ़ाना था, यानी कि ट्रेनिंग देनी थी। 11 तारीख को मैं उसी रास्ते से जैसे पहले जाता था वैसे चल के कालागढ़ पहुंच गया। लेकिन जिस इलाके को मैं छोड़ के आया था, वहां पर गुलदार ने एक और हमला कर दिया। कोसिया कुटेली धनियाकोट के बजेड़ी गांव में सुनीता को उस आदमखोर ने अपना शिकार बना लिया। सूचना रामनगर में 13 नवंबर 2003 को आई। मैं रामनगर से शाम को 3 बजे धनियाकोट पहुंचा। वहां पर मेरा इंतजार हो रहा था। वहां गांव वालों ने हमें गुमराह किया कि दिन में खेतों में गुलदार के पग मार्क्स दिख रहे थे। वो लोग मुझे खेतों में ले गए, लेकिन वो निशान गुलदार के नहीं थे, वो निशान थे कुत्तों के। फिर वो बोले कि गुलदार सामने झाड़ी में गया, हवाई फायर करो। मैंने हवाई फायर किया, लेकिन गुलदार वहां पर था ही नहीं। शाम के 6 बजे का समय था, जहां पर सुनीता की लाश के टुकड़े पड़े थे। लोग वहां पर मेरा इंतजार कर रहे थे कि जोशी जी आएंगे तो वो जगह बताएंगे जहां पर बनाना है मचान। मैं वहां पर पहुंचा। मृतक का केवल सर ही मिला था, जिसे लोग पोस्टमार्टम के लिए नैनीताल लेके गए थे। वहां पर गांव वालों ने बहुत गुस्सा जाहिर किया, गाली गलौज भी की। वहां पर एक छोटा सा मंदिर था। बुढ़ला कोटी के जो फॉरेस्ट गार्ड थे, मैंने उनसे कहा कहीं पर पानी है क्या? उन्होंने कहा सामने पास वाले नाले में है। तो मैंने कहा कि बाकी की लाश उस नाले के पास मिलने की संभावना है। जब वहां पर टॉर्च मार के देखा तो लाश का पिछला हिस्सा एक जंगली गुलाब की झाड़ी में मिल गया। वहीं पर एक पेड़ था बांस का, उसमें लिपटी हुई थी एक कांटेदार बेल। बेल को काट के 3 तख्ते रस्सी से बांधे गए और उसी पेड़ पर लाश को तार से बांध दिया। रात अंधेरी हो गई थी। समय था शाम के 7 बजे का। जल्दी से मैं और उस इलाके का वन दरोगा हीरा सिंह मचान पर बैठ गए। मेरे पास 315 राइफल
और हीरा सिंह के पास एक नाली की कारतूस वाली बंदूक थी। मैंने हीरा सिंह से कहा, तुम मेरी 5 सेल वाली टॉर्च, मेरी 12 बोर की बंदूक और अपनी एक नाली वाली कारतूस की बंदूक अपने पास रखना। मेरी जो बंदूक थी उसे रेंजर साहब मृतक के घर ले गए थे। मैंने मचान से ही हीरा सिंह से कहा कि अपनी गन मुझे दे दो। हीरा सिंह ने मेरी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। मैं चुप होकर बैठ गया। 7:45 का टाइम था। गुलदार लाश के आसपास चक्कर काट रहा था। मैंने सहयोगियों को इशारा किया कि गुलदार आ गया है, तैयार रहना। एक बार गुलदार की ऐसी आहट हुई जैसे कि वो मचान की तरफ यानी कि पेड़ के ऊपर आ रहा है। फिर वो पश्चिम दिशा की तरफ से रास्ता खोज रहा था कि कैसे वो पहुंचे लाश के नजदीक तक छिपते छिपाते। लैंटाना की झाड़ी में आहट हो रही थी। जैसे ही गुलदार झाड़ी से बाहर निकला, हीरा सिंह ने टॉर्च मारी। मैंने 315 की राइफल से फायर कर दिया। गुलदार ने आवाज की और जमीन में गिर के संभल गया। मैं समझा गुलदार मर गया होगा। रात के 8:30 बजे थे। हम तीनों लोग कैंप में वापस आ गए। यहाँ पर बाकी लोग आराम कर रहे थे। हमने उन्हें बताया कि गुलदार आया था, हमने गोली मारी है, गोली उसे लगी भी है। नैना रेंज के रेंजर थे। उन्होंने कहा, हीरा सिंह, तुमने अपनी गोली से फायर क्यों नहीं किया? हीरा सिंह ने कहा कि गुलदार ने हमें समय ही नहीं दिया। रेंजर ने कहा कि तुम्हें जोशी जी के साथ में ही फायर करना था। क्या जोशी जी ने तुम्हें नहीं कहा था कि मेरे साथ ही फायर करना? हीरा सिंह ने कहा कि जोशी जी ने तो कहा था, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी जलाई वैसे ही जोशी जी की गोली गुलदार को लग गई। रेंजर ने कहा, गुलदार को मरा हुआ मिलना चाहिए ही चाहिए। रेंजर ने फिर हीरा सिंह से कहा कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो रही थी? तुम्हें गुलदार को लाश पर पूरी तरह से आने देना चाहिए था। वन दरोगा ने बोला कि मुझे लगा कि गुलदार लाश पर आ चुका है, क्योंकि बहुत देर पहले से झाड़ी से आवाज हो रही थी और उस आवाज को हम तीनों सुन रहे थे। सुबह उठ के हम लोग मचान की तरफ गए। उस जगह को देखा जहां पर उस गुलदार को गोली लगी थी। सब बोले गोली यहीं पर लगी थी, लेकिन ढूंढा, आसपास ढूंढा, कहीं पर भी खून के निशान नहीं मिले, क्योंकि जिस दिशा में गुलदार गया था उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया था। लेकिन मुझे तो पूरा विश्वास था कि गोली गुलदार को लगी है, तो मैं उस जगह पर वापस आया जहां उसे गोली लगी थी। फिर से मैं मुआयना करने लगा। वहां से मैं अनुमान लगाता रहा कि लेपर्ड किस तरफ जा सकता है। बुढ़ला कोटी जी भी खून की तलाश कर रहे थे, क्योंकि अगर गोली लगी है तो फिर खून तो गिरेगा ही। मैं पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ गया। जहां पर फायर किया था वहां से 100 मीटर आगे एक बटिया यानी कि पगडंडी थी। उस बटिया पर मुझे खून की हल्की सी बूंदें मिल गई। आगे बढ़ने पर मैंने कहा कि खून तो यहां से चालू हुआ है, आओ। मेरी आवाज सुननी थी कि बाकी लोग भी आ गए। खून आगे बढ़ता गया। सबको उम्मीद हो गई कि गुलदार कहीं ना कहीं किसी न किसी झाड़ी में मरा पड़ा होगा। खून के निशान बढ़ते गए। रात के बजे थे 8। सिमटोना गांव करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर था। सिमटोना में भुवन चंद्र दुर्गापाल जी के घर पे हमने चाय पी। वहां से फिर आगे बढ़े। 9 बज गए थे। गांव वाले बोले, खाना खाकर जाओ यहां से। तो हम लोगों ने उनके आग्रह पर 8 लोगों ने खाना वहीं पर खाया। उसके बाद फिर से हम खून के निशान देखने के लिए सिमटोना गांव की तरफ चल पड़े। जंगल में जब पहुंचे तो एक जगह पे खून के निशान मिले और वहां पर निशान मिले गुलदार के लेटने के भी। इसके बाद के आगे वाला जंगल बड़ी बड़ी चट्टानों और लैंटाना की घनी झाड़ियों वाला जंगल था। गुलदार मरने के बाद जब सरका था तो सरकते सरकते एक चट्टान के अंदर चला गया था। उस चट्टान के अंदर जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। 1 सप्ताह के बाद मैं वहां गया तो उस जगह से काफी दुर्गंध आ रही थी। उसके बाद उस क्षेत्र में शांति बनी रही। फिर कभी कोई दूसरा हमला हुआ नहीं। 13 नवंबर 2003 को गुलदार को गोली मारने के बाद 15 दिन तक उस इलाके में मैं स्टाफ के साथ गश्त लगाता रहा, लेकिन किसी तरह की किसी हमले की और जनहानि की कोई घटना नहीं हुई। आदमखोर गुलदार 14 से लेके 18 दिनों के अंदर दूसरा हमला करता ही करता था। मेरी बात पर लोगों ने विश्वास नहीं किया कि गुलदार मर गया, क्योंकि वो मरा भी तो था एक गुफा के अंदर जाकर, जहां पर जाना संभव नहीं था। गांव वालों ने पहले की तरह ही अभी भी तहलका मचा रखा था।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी यकीन नहीं था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी यकीन नहीं था कि वो गुलदार मर चुका है। अशोक कुमार जी जो कि थे डीएफओ, अमीर कुमार घोष जो कि डीएम नैनीताल थे, वो भी बड़े परेशान थे। किसी ने कहा कि बाहर से दूसरे शिकारियों को बुलाया जाए। डीएफओ साहब मेरे पुराने परिचित थे। श्री संजय सिंह ने उनसे कहा कि आप अनुभवी शिकारी श्री ठाकुर दत्त जोशी जो कि जाने जाते हैं मिनी कॉर्बेट के नाम से, उनसे आप टेलीफोन पर बात कर लेना। श्री संजय सिंह का फोन मेरे पास आया कि आपके साथ उस गुलदार को मारने के लिए मैं भी आ जाऊं। मैंने कहा आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन उस गुलदार को तो मैं पहले ही मार चुका हूं। अब उस क्षेत्र में जो दूसरे गुलदार हैं वो निर्दोष गुलदार हैं, वो आदमखोर नहीं है। आतंकित क्षेत्र कफुल्टा, बारगंज, खटौता, सिमटोना, बजेड़ीपुर, वडियारी, जाख, ये सारे इलाके मिला के वो इलाका था जहां पर वो आदमखोर गुलदार अपने हमले करता था। 18 नवंबर 2003 की बात है। मैं कफुल्टा के प्रधान श्री हिम्मत सिंह जी के घर पे बैठा था। उस समय जंगल में एक गाय थी जो कि तुला सिंह जी की थी, जिसे 16 नवंबर को गुलदार ने मार दिया था जंगल में। मुझे मालूम था कि गाय मरी हुई है। जब मैं आदमखोर के पंजों से उन पंजों को मिलाने के लिए गया, यानी कि पग मार्क्स, तो दोनों पग मार्क्स अलग अलग थे, यानी कि जिस लेपर्ड ने गाय को मारा था वो आदमखोर वाला बाघ यानी गुलदार नहीं था। संजय सिंह जी अपना तामझाम लेके आए, मचान, 4 बंदूक, एक 312 बोर की राइफल। गांव में आने से मुझसे बोले, जोशी चलो। मैंने कहा साहब ये गुलदार आदमखोर नहीं है, ये मवेशी मारने वाला गुलदार है। ये आदमखोर जब नहीं है तो फिर मैं नहीं आऊंगा। मैंने डीएफओ साहब से बात की, डिप्टी डायरेक्टर साहब से ही बात की। इस बीच मैं जनता को दिलासा देता रहा कि आदमखोर बाघ तो पहले ही मारा जा चुका है, आतंक भी समाप्त हो गया है, किसी भी इंसान पर कोई हमला हुआ भी नहीं है। संजय सिंह और उनकी पार्टी मचान पर बैठे थे और भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। गुलदार उस शिकार पर आया नहीं तो निर्दोष गुलदार मारा जाता। दूसरे दिन भी वो लोग बैठे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। वो लोग लौटकर वापस मुरादाबाद चले गए। दोबारा संजय सिंह अपने दोस्तों को लेके फिर आए। उस समय वो बारगांव क्षेत्र में गए, फिर भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इस गुलदार के आतंकित क्षेत्र में पहले भी कई निर्दोष जानवरों का शिकार किया गया था। पहले किसान अपने गाय बकरियों को चराने के लिए रोज जंगल में जाते थे। उस समय मांसाहारी जानवरों को या तो जंगली जानवर नहीं तो पालतू जानवर मिल जाते थे और उनका पेट भर जाता था। धीरे धीरे लोगों ने रोज चराने जाना अपने मवेशियों को बंद कर दिया। जंगली जानवर भी कम हो गए थे, गुलदारों को भोजन नहीं मिल रहा था, तो वो रुक कर रहे थे गांव की तरफ। जब गुलदार कुत्ते, बकरी, गाय को मारने के लिए घरों के पास आता है और मार कर ले जाता है, लेकिन कई बार लोग अपने जानवरों की सुरक्षा करना शुरू कर देते हैं, फिर उसे वो मवेशी, वो पालतू जानवर मिलते नहीं हैं और तब उसका सामना हो जाता है किसी घूमते हुए इंसान से, उसके बच्चे से या किसी महिला से। वो शिकार बना लेता है बच्चों को, महिलाओं को या कभी कभी आदमियों को भी। अगर लोगों को आदमखोर गुलदारों से छुटकारा पाना है तो लोगों को जंगली जानवरों के शिकार को रोकना होगा, यानी कि शाकाहारी जानवरों का जो अवैध शिकार लोगों के द्वारा और शिकारियों के द्वारा किया जाता है उसे रोकना होगा। क्योंकि जानवरों का भोजन समाप्त हो जाएगा तो वो मजबूर होके गांव की तरफ आएंगे और खतरा होगा इंसान के ऊपर, और इंसान को ऐसी ही भयानक परिस्थितियों का सामना करते ही रहना होगा। तो दोस्तों इस तरह से एंड हुई है कहानी। हमारी अगली कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।